करूं? शुरू। मैं व्योमेश शुक्ल बनारस से आया हूं और मेरे कई नदी विशेषज्ञ मित्रों ने मुझे ये बता रखा है कि नाम भर गंगा जी का है, पानी उसमें चंबल का ही है। यमुना अर्थात चंबल, तो हरिद्वार के बाद नाम चलता है गंगा जी का। हमारे यहाँ नाम का बड़ा महत्व है। नाम को कभी कभी असल व्यक्तित्व से भी बड़ा माना गया है। कबीर के यहाँ देखिए नाम का क्या महत्व है। वो जो राम हैं कबीर के, वो जाहिर है कि गोस्वामी तुलसीदास के राम से भिन्न हैं, लेकिन नाम तो मैं बहुत कृतकार्य हूँ ग्वालियर आके। ग्वालियर की प्राचीनता और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की प्राचीनता, दोनों में एक जातीय किस्म का साम्य है और एक धूल उठती है सतह से। पता नहीं किस चीज़ की धूल है, विध्वंस की है कि निर्माण की, तय कर पाना कठिन है। और वो आँखों में, हमारे अंतःकरण में कभी पैठ जाती है और कभी ऐसे ही गुबार की तरह छाई रहती है, जिससे सामने कायदे से दिखाई नहीं देता। सच ये है कि दिखाई देना कुछ कठिन हो गया है। तो जो कठिनाई बनारस की है, मेरे ख्याल से वही कठिनाई ग्वालियर की भी है, या हो सकता है मेरी ही हो। मुझे न दिखता कायदे से है, न समझ में आता है। और हर जगह, हर अवसर लगातार हाइब्रिड होता जा रहा है। कल जैसा जीवन था आज उससे मुश्किल है। कल जो चुनौतियां सामने थीं आज उनका स्वरूप बदल गया है। वो ज़्यादा अपडेट हो गई हैं रात भर में। इतना तेज़ है वाईफाई कि सिर्फ मोबाइल अपडेट नहीं हो रहा है, मुश्किलें भी अपडेट हो जा रही हैं। और हम लोगों की जो बनावट है वो एकदम वैसी नहीं है जैसी मुश्किलों की है। आगे हम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मुश्किलें चार हाथ जहां आप पहुंचते हैं वो पहले से स्वागत करती हुई मिलती हैं। मतलब घूरे पर भी जो है वो पहले पड़ी हुई है टेक्नोलॉजी, जो हमको नहीं आती। ऐसे समय में कविता की बात करना इतना सहज संभाव्य हो गया है, कवि हो जाना, जितना दुनिया के इतिहास में कभी नहीं था। इतना आसान है। एक अदद फेसबुक अकाउंट दरकार है और आप पूरे कवि हैं, और कुछ नहीं चाहिए। कभी एक कवि ने कहा था, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। अब राम के चरित की भी दरअसल आवश्यकता नहीं है, बस आपके पास फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। मैं हलफ उठा के कहता हूं कि आप 24 घंटे में कवि मान लिए जाएंगे। अगर आपका अकाउंट है तो 24 घंटे में आपको, लेकिन इसको पूरी तरह से निरसित कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, और वो भी एक ऐसा आदमी करे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दम पर ही जो कुछ भी जैसा तैसा कर पा रहा है उसे कर रहा है, तो बात सही नहीं होगी। सोशल मीडिया को पूरी तरह रिजेक्ट कर देने से भी बात नहीं बनेगी, पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेने से भी नहीं बनेगी। उसके साथ एक क्रिटिकल रिश्ता बनाना होगा। और दौर बदल गया है, इसलिए मैं क्रिटिकल कह रहा हूँ। पिछला वाला दौर होता तो मैं कहता डायलेक्टिकल रिश्ता बनाना होगा। अब ये सब शब्द भी जो है मदद नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। पूरा जो हमारी शब्दावली थी वो साथ नहीं दे रही है सच को कहने में। इस समय में विष्णु जी को याद करना, तो मैं आपको यकीन नहीं दिला पाऊंगा
कि विष्णु खरे नाम के कवि का, संस्कृति कर्मी और आलोचक का, अनुवादक का और विष्णु खरे नाम के इंसान का मेरे ऊपर क्या क्या उपकार है, वो बताने से बात बनेगी नहीं। क्योंकि कैसे मैं कहूँ, मेरी माँ पक्षाघात का शिकार होकर आईसीयू में भर्ती थी और मैं बुरी तरह से ममाज बॉय हूँ। मतलब मैं इस बात की भी कल्पना नहीं कर सकता था बहुत ज़्यादा समय बीत जाने तक, प्रायः 25 वर्ष का हो गया था तब तक, कि माँ अगर अभी यहाँ से उठ के बाज़ार चली जाएं 1 घंटे तो मैं क्या करूँगा। मेरे पास एक ही विकल्प होता था कि मैं उनके साथ चला जाऊँगा, या तो आप मुझे भेज दीजिए बाज़ार। मैं माँ की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। माँ मेरी प्रतीक्षा करें तो करें, मैं या तो उनके साथ रहूँगा या तो वो नहीं हैं, भूल जाऊँ मैं पूरी तरह से। ये संभव नहीं है कि मैं भूल जाऊँ। जो है उसको कैसे भूल जाऊँ, जो नहीं है वो नहीं होकर के बना रहता है साथ। तो माँ को मरना था और माँ ने अपनी मृत्यु की कोई तैयारी नहीं कराई थी मुझसे। तो मैं दुनिया जहान से पूछता था कि ये ठीक हो जाएंगी, ये ठीक हो जाएंगी। अब कोई कैसे बता सकता है कि वो ठीक होंगी कि नहीं ठीक होंगी। लोग मुझे दिलासा देने वाले जवाब देते थे और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि दिलासा देने वाले जवाब में और सच्चाई में फ़र्क ना कर पाऊँ। तो मैं ये भी समझ जाता था कि ये तो तसल्ली देने वाली बात कर रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे बेटा, चिंता मत करो, आदि आदि। तो उस तसल्ली से भी मेरा पेट नहीं भरता था। 2015 की बात है ये। विष्णु जी मुझे फ़ोन करते थे और मुझे लंबी लंबी दुनिया जहान की बातें मुझसे करते थे, जिसका माँ की बीमारी से और मेरे नर्वस ब्रेकडाउन से कोई संबंध नहीं था। मतलब मैं गया था तो पवन मिला वहाँ पे ग्वालियर में, और उसकी वो वाली कविता तो मुझे पसंद नहीं आई। वो कैसे ऐसे कह सकता है, अरे सर वो तो ऐसे ही लिखते हैं, पहल में बताइए छप भी गई, आदि आदि गॉसिपिंग कर रहे हैं। पर निंदा जो हिंदी के कवियों का सबसे पूर्णकालिक कार्य है। निंदा के बिना कहाँ आनंद है। निंदा कर लीजिए तो लगता है कृतकार्य हो गए, और वो भी कवियों की निंदा हो तो और अच्छा लगता है। उससे पुण्य का काम समकालीन हिंदी कवियों के लिए कुछ भी नहीं है। और मृतक कवियों के बारे में कोई सनसनी फैला दीजिए तो और मजा आएगी, पता है उनका तो उनसे अफेयर था, क्या बात है। तो ये सब करके वो मुझे तैयार कर रहे थे। ये मुझे बाद में पता लगा, अपनी माँ के जाने के बाद, दरअसल विष्णु जी के भी जाने के बाद। आप लोगों में से बहुत सारे लोग उनसे मिले होंगे, उनकी कविताएं पढ़ी होंगी आपने। कविता में क्या किया है उन्होंने, वो भी एक ऐसे व्याख्यान में संग्रथित करके सिद्धांत रूप में या कुछ आप्त वाक्यों में बताया नहीं जा सकता। सन 70 के आसपास, कुछ बाद, इमरजेंसी के करीब, उन्होंने अपने गद्य से हिंदी कविता की भाषा को हमेशा के लिए बदल के रख दिया है। और ये वैसा समय है, आप गौर कीजिएगा, जब मैं कह रहा हूँ तो पूरे विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब काव्य दृश्य में रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, और उधर प्रगतिशील कविता की जो बृहत्त्रयी है, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, ये सब लोग एक्टिव हैं, शमशेर बहादुर सिंह। लेकिन कविता की ज़मीन बदलने का काम विष्णु खरे की कविता ने किया। अगर आप कहें पूरा नहीं किया और भी लोग उसमें शामिल हैं, तो हर एफर्ट एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, ये कहा जा सकता है कहने को। मैं कुछ चीज़ें आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और पढ़े हुए में से जो छेपक निकलेंगे तो फिर कॉपी अपनी रख के बोलने लगूंगा। लेकिन कविताओं के बारे में, कवि के बारे में
कविताओं के एतबार से बात होनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत से ऐसे भाषण सुने कविता पर एकाग्र, जिसमें कविता के अलावा सब कुछ होता था। तो मैं ऐसा करके यहाँ से नहीं जाना चाहता। और शुरुआत के लिए जो कविता मैंने चुनी है, आप सब लोगों ने भी शायद कभी सुनी हो। विष्णु खरे की एक पुरानी कविता है वो, उसका नाम है दूरबीन। 2013 में वो चेकोस्लोवाकिया में इसका पाठ करके लौटे थे और वहाँ के लोगों को ये खूब पसंद आई थी। इसका अनुवाद फ्रेंच और जर्मन में हुआ चेकोस्लोवाकिया में पाठ के बाद। कुछ लोगों को याद होगा, शायद पवन जी को याद हुई है, कि विष्णु खरे अपने लेखकीय जीवन के बिल्कुल आरंभ में चेकोस्लोवाकिया में रहे थे 2 वर्षों तक एक फेलोशिप पर, और वो एक साम्यवादी चेकोस्लोवाकिया था उसमें। अब तो वो कई हिस्से में बट गया है, अलग अलग देश हो गए हैं वो। प्राग में जहाँ तब विष्णु खरे रहते थे अपने यौवन के दिनों में, वहाँ सेकेंड हैंड चीज़ों की दुकानें होती थीं। गरीब लोग अपने घर की पुरानी चीज़ें वहाँ ले जाकर बेचते थे, लेकिन वहाँ एक नियम था कि आप चीज़ लाइए, अपनी सेकेंड हैंड चीज़, और रख दीजिए। जब भी ग्राहक आएगा 15-20 दिन, महीने या साल भर बाद, और दाम देगा, तो दुकान का कमीशन काट कर वो पैसा आपको दे दिया जाएगा। लेकिन जिन ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल अपनी चीज़ बेचनी होती थी, वे वहाँ आकर बैठ जाते थे। मेरा स्कूटर पुराना हो गया है तो मैं वहाँ खड़ा करके वहीं बैठा हुआ हूँ, ऐसा होता था। और बैठे बैठे या खड़े होकर दुकान में आने जाने वाले लोगों को अपनी चीज़ दिखाते थे कि ये हमको बेचनी है, कन्विंस करना चाहते थे। हम लोग देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल पर महानगरों में कुछ लोग फूल बेचने, कुछ गाड़ी से जुड़ी हुई कोई एसेसरी बेचने आ जाते हैं। ग्राहक आया, वहीं पैसे दिए और सामान ले गया। इस कविता का नायक एक बूढ़ा है जो प्राग की वैसी ही एक दुकान में खड़ा है और सामान बेच रहा है, क्योंकि उसे भी तुरंत पैसे चाहिए। अपने आवेग में विष्णु जी कह दिया करते थे, कई बार मुझसे कहा उन्होंने, कि क्या ये कविता है, भारत की नहीं है, चेकोस्लोवाकिया की कविता है। क्योंकि कबाड़ी बाज़ार और कुछ एक शहरों की सेकंड हैंड किताबों की दुकानों को छोड़ दिया जाए तो हमारे देश की सीधी खरीदो फरोख्त में सेकंड हैंड चीज़ों की कोई जगह नहीं है। कोई भी सेकंड हैंड चीज़ अब नहीं लेना चाहता, जगह ही नहीं है उनकी दुकानें नहीं हैं, उनका बाज़ार नहीं है। मैंने ये कविता विष्णु खरे से 2013 में ही, जब वो चेकोस्लोवाकिया में इसे सुना के लौटे थे, तो बनारस एक छोटे से आयोजन में हम लोगों के आमंत्रण पे बार बार कहने पर आए थे। उस आयोजन में तो नहीं, वहाँ एक दूसरा ही प्रसंग था, एक भाषण देना था उन्हें, जो अपने स्वभाव के अनुरूप विवादास्पद बना लिया उन्होंने। लेकिन उस भाषण के बाद ऐसी ही किसी अनौपचारिक गोष्ठी में वो कविता उन्होंने मुझे सुनाई, और उनका संग्रह खुद अपनी आँख से, जो 1980 में जयश्री प्रकाशन नाम के एक अज्ञात वैकुलशील प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। ये देखिए, आजकल ब्रांड नेम का बड़ा जलवा है। सबको मैकबुक और एप्पल का शौक़ है, कविता संग्रह छपे तो जो सर्वोत्तम प्रकाशक हैं उनके यहाँ से आ जाए। विष्णु खरे का पहला कविता संग्रह, पहला मुकम्मल कविता संग्रह जयश्री प्रकाशन से छपा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दरअसल, लेकिन हमारा मन है कि मानने को तैयार नहीं है ये बात। विष्णु खरे के हाथ में जयश्री प्रकाशन वाली वही पुरानी सी किताब थी, और उन्होंने जो मुझसे कहा, मैं हूबहू आपको सुना दूं। ये कविता सुनाने के पहले मैं उस कविता के बूढ़े की हालत में आ गया हूँ जो अपना सामान बेच रहा है। मैं उस कविता के बूढ़े की हालत में आ गया हूँ, और ये जो मेरे हाथ में है,
यानी उनका कविता संग्रह, और ये जो मेरे हाथ में है मेरी दूरबीन है। अब मैं इसे लेकर खड़ा हूँ जैसे कोई आएगा और इसे खरीद लेगा। मैं आपको कविता सुनाता हूँ जल्दी से। दूरबीन। पुरानी चीज़ों की दुकान के जंगले के पास मुड़कर खड़ा हुआ बूढ़ा दूरबीन बेच रहा है। गद्य सुनिए साहब। लोग वाह वाह करते हैं जब निष्ठा का तुक विष्ठा से मिल जाता है, धूमिल के मुहावरे में, तब बड़ी वाह वाह इस देश में होती है। लेकिन एक कविता सबसे पहले एक बहुत खूबसूरत वाक्य होती है। ये बात कौन याद दिलाता है आज? महाभारत पढ़ते नहीं हम लोग? सरासर गद्यात्मक 1,00,000 वाक्य पढ़ने का विवेक और धीरज और मेधा हमारे पास है नहीं। तो हम ये मानते ही नहीं जब तक कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, जब तक तुक नहीं आता। हम लोग तुकों की तानाशाही में रहने को पहले अभ्यस्त हुए हैं। ये राजनीति में तो बाद में आई है ससुरी। मैं बहुत पसंद करता हूँ एक अच्छा वाक्य। जाहिर है हम सब लोग करते हैं, मैं कौन, मेरे ऊपर सुरखाब के पर लगे हुए हैं। हम सब लोग प्यासे क्षुधित तृषित लोग हैं एक अच्छे वाक्य की तलाश में। पुरानी चीज़ों की दुकान के जंगले के पास मुड़कर खड़ा हुआ बूढ़ा दूरबीन बेच रहा है। बेच रहा है कहना शायद गलत है। वो सिर्फ हाथ में दूरबीन लिए खड़ा हुआ है और हर नए देखने वाले के आने पर थोड़ा हिलता है। बस इतना कि उस संभावित ग्राहक को वो और उसके हाथ में लटकी दूरबीन दिख जाए। जैसे कोई अगर उधर से हाथ हिलाने लगे तो मुझे दिख जाएगा, बेशक मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। जो टिकाऊ और भारी है दूरबीन के लिए, जो टिकाऊ और भारी है पुरानी उपयोगी चीज़ों की तरह, भले ही उसका पट्टा समय की दीमकों ने इधर से उधर कुतर लिया है और खुद दूरबीन भी उन जगहों से पीली पड़ गई है जहां देखते समय उस पर उंगलियां होती हैं और भौहें। कितना बारीक ऑब्जर्वेशन है। जाहिर है उसका खासा इस्तेमाल हुआ है। बचपन, चिड़ियों की उड़ान, क्षितिज पर रेलगाड़ी, भागते खरगोशों की लाल आंखें, गर्मियों में पहाड़ों का हरा मखमल, साइकिल पर ढलान से उतरती हुई वो लड़की, अलग अलग फौजों के सिपाही और बख्तरबंद वाहन, सन्नाटे में देखी गई मौत। इस पितलाई हुई चीज के जरिए खींचे गए दिमाग के धुंधलाते एल्बम में जर्द पड़ते हुए ये चित्र बिकाऊ नहीं है। सिर्फ दूरबीन बिकाऊ है। जाले पड़ी हुई आंखों के लिए अब वह शगल नहीं, तकलीफ है। और पेंशन के इन दिनों में सिर्फ एक वजन पुराने कागजात को हवा से बचाने के लिए। पेपर वेट जो उंगलियों से छूट भी सकता है। इस समय अब विष्णु खरे की उम्र आप कल्पना कीजिए 2013 में, जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं 1940 से 2060 साल, 73। वो क्यों कह रहे थे कि मैं उस दूरबीन बेचने वाले की हालत में आ गया हूं? इस समय जबकि जितना जो कुछ सहेजा था उससे निष्प्रिय होने का वक्त है, पुरानी चीज़ों की दुकान के जंगले के पास मुड़कर इंतज़ार में खड़ा हुआ बूढ़ा महज चुप हरकतों से जो बेच रहा है
वो एक पुरानी चीज और जिंदगी के हिस्से के बीच स्पंदित कुछ है। दूरबीन वो हो या न हो, ये है हिंदी की कविता की ताकत। दूरबीन बेचने जैसी स्वाभाविक घटना में, वो भारतीय हो या यूरोपीय, उसके भीतर इतनी सारी लेयर्स, इतने संस्तर देख लेना और हमको दिखवा लेना। अब जैसा कि मैं इस भाषण की शुरुआत में कह रहा था कि जब सब कुछ एक तरह की प्रहसनात्मकता में, हंसी ठट्ठे के आलम में रिड्यूस हो गया है और सूक्ष्मता के लिए, जटिलता के लिए हमारे भीतर न तो कोई जगह बची है और न तो सम्मान बचा है। हम सीधा सपाट उत्तर चाहते हैं। कविता के पास उत्तर नहीं है और सपाट तो कतई नहीं है। लेकिन ये बात कहने के बाद एक ज़्यादा डायरेक्ट चीज़ आपको सुनाता हूँ, क्योंकि डायरेक्टनेस का एक अलग लेवल पे मज़ा है। आपातकाल, विष्णु जी की कविता है आपातकाल पे। अंत में आके वही सुनाऊंगा, लेकिन जो कुछ कहना चाहता हूँ पहले कह तो लूँ, नहीं तो विष्णु खरे का कविता पाठ ही हो जाता फिर। आज़ाद भारत की इस डरावनी सच्चाई के साथ विष्णु खरे का रिश्ता सीधा साधा नहीं, वक्र और टेढ़ा मेढ़ा है। उनकी एक कविता नेहरू गांधी परिवार के साथ मेरे रिश्ते, विष्णु जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, बहुत चर्चित और बहुत विवादित भी। इसके लिए बहुत गालियां सुनी हैं उन्होंने। हमें बतलाती है वो कविता कि इमरजेंसी के दौरान अपने एक युवा कांग्रेसी मित्र की पत्रिकाओं के लिए विशेष बातचीत के वास्ते वो संजय गांधी से मिले थे। विष्णु खरे एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के विचार प्रमुख थे। राजेंद्र माथुर के दिनों में उसके 2 संस्करणों लखनऊ और जयपुर के स्थानीय संपादक थे। और जिस दिन बाबरी मस्जिद ढाई गई, उस दिन राजेंद्र माथुर का निधन हो चुका था और बनारस के काशिस्थ पंडित विद्यानिवास मिश्र नवभारत टाइम्स के समूह संपादक बन चुके थे। संपादकीय अनुमति के खिलाफ जाकर विष्णु खरे ने 2 संपादकीय नोट लिखे और प्रकाशित किए अपने अखबार में, जिसके बाद उनसे कहा गया कि अब आप अखबार छोड़ के चले जाइए। विष्णु खरे एक नंबर के आत्माभिमानी व्यक्ति थे, सब लोग जानते हैं ये। तो उन्होंने इस बिंदु पर आके इस्तीफा दे दिया। वो जो मानते थे, अपने जीवन मूल्यों पर अडिग थे, अपनी राजनीतिक समझ पर अडिग थे। कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, व्याख्या की अनेक आशंकाएं और संभावनाएं हैं, लेकिन ये वस्तु स्थिति थी। तो विष्णु खरे संजय गांधी से मिले और उनसे अपने समाजवादी कवि मित्र गिरधर राठी, जो उन दिनों जेल में थे, की रिहाई और किशोर कुमार के गानों के प्रसारण पर लगी कथित बंदिशों के बारे में बात की। दरअसल विष्णु खरे ने संजय गांधी से ये कहा कि गिरधर राठी को रिहा किया जाना चाहिए और किशोर कुमार के गानों पर जो रोक आपने लगाई है वो हटा ली जानी चाहिए। रोक कथित रूप से लगी हुई थी, कोई राजाज्ञा नहीं निकली थी कि अब से किशोर कुमार के गाने नहीं सुनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा हो रहा था। विद्याचरण शुक्ल INB मिनिस्टर थे उस समय। विष्णु खरे आपातकाल का थोड़ा वर्णन है। मैं सीधे उस कविता के प्रसंग पर आ जाऊं। कविताओं की एक सीरीज़ लिखना चाहते थे जिसका नाम होता ये गज़लें नहीं। इस सिलसिले की शुरुआत में उन्होंने 2 कविताएं लिखी, स्वीकार और डरो। इन कविताओं के पीछे आपातकाल बहुत सक्रिय है। एक कविता का नाम है स्वीकार, दूसरी का डरो। दरअसल ये आपातकाल की परिस्थितियों से प्रेरित होकर लिखी गई कविताएं हैं। डरो को विष्णु खरे गज़ल नहीं कहते थे। गज़ल के फॉर्मेट के लिए
उनके मन में इतना गहरा आदर था कि वो जानते थे कि वो जो गज़ल का वज़न है और गज़ल का जो मीटर है, बिल्कुल उसमें ये संभल नहीं पा रही है। ये चीज़ जिसका नाम है डरो, ये गज़ल नहीं है, गज़ल नुमा चीज़ है। तो अपने माध्यम को किस तरह से बरतता है एक रचनाकार, और उसके भीतर कितना ज़्यादा स्वाभाविक किस्म का आदर भाव होता है। शमशेर कहते हैं कविता में, ओ माध्यम मुझे क्षमा करना कि मैं तुझमें से होकर तुम्हारे पार जाना चाहता रहा हूँ। ओ स्पर्श मुझे क्षमा करना कि मैं तुझमें होकर भी तुमसे परे हूँ। ऐसी कविता है वो, इस तरह के एब्स्ट्रैक्शन में मूर्त होती हुई। विष्णु खरे इसे गज़ल नुमा चीज़ मानते थे, और मुझे एक बार उन्होंने बताया था कि भोपाल में जनता के एक बड़े कार्यक्रम में, जिसमें कवियों के लिए 350 की भीड़, बड़ा कार्यक्रम होता है तो आप मान लीजिए ना कि आप अल्पसंख्यक हैं। इमेंस माइनॉरिटी, ऐसी संख्या जिसको कूटा नहीं जा सकता, जिसे गिना नहीं जा सकता। हम कम हैं, लेकिन आप नहीं गिन पाएंगे। वो ख्वान रोमन खिमेनेस, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने अपनी एक किताब ऐसे ही लोगों को समर्पित की है, टू द इमेंस माइनॉरिटी। वो लिखने पढ़ने वालों की ही बिरादरी है, ऐसे सोचने समझने वालों की। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि ग्वालियर के सिटी सेंटर के एक मकान में 25 लोग इकट्ठा होकर के चेकोस्लोवाकिया की वस्तु स्थिति से प्रेरित एक कविता पे बात कर रहे होंगे, और यही चीज़ कविता की ताकत है। इतने सर्विलांस में हम लोग जीने के अभ्यस्त हैं, सर्विलांस स्टेट में, लेकिन कविता का मज़ा ये है कि कोई और हमारा अनुमान नहीं लगा पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो विष्णु खरे ने 350-400 लोगों के बीच में ये कविता पढ़ी, और इमरजेंसी के बीच में ये कविता पढ़ी गई। ये यूरोप में बहुत लोकप्रिय है ये कविता, जर्मनी आदि देशों में, कि यूरोप को अभी भी ये कहने का मन होता है, पता नहीं आप इसे कैसे स्वीकार करेंगे, कि यूरोप को फासिज्म की समझ हमसे ज़्यादा है। यूरोप ने मुसोलिनी और हिटलर को झेला है अपने स्नायु तंत्र पर। तो कविता पे एक तारीख लिखी हुई है। ये कविता जिस संग्रह में प्रकाशित है उसका नाम है पिछला बाकी। उस पर एक तारीख लिखी हुई है, 12 जुलाई 1976। जैसे रचना काल लिखा होता है कई बार, रचनावलियों में तो बड़े जो संपादक होते हैं वो ज़रूर ये बताना चाहते हैं कि कौन सी रचना किस वर्ष किस तिथि विशेष को लिखी गई, लिखकर पूरी की गई, या कब प्रकाशित हुई। ये उसके लिखे जाने की तारीख नहीं है, ये उसके प्रकाशित होने की तारीख नहीं है। हसरतें हमारी कैसी हैं देखिए, विष्णु खरे ने वो तारीख लिखी है जिस दिन वो कविता उस जलसे में पढ़ी गई थी, जो विष्णु खरे के लिए एक छोटी मोटी जनसभा थी। नेताओं के तो विधानसभा के चुनाव में 10 बूथ पर उतने लोग खप जाते हैं, लेकिन सवाल वही है कि संख्या से हम आतंकित होने वाले लोग नहीं हैं। मैं सुनाता हूं वो कविता। 12 जुलाई 1976, ब्रैकेट में बोल्ड फॉन्ट साइज में, डरो। कहो तो डरो कि हाय ये क्यों कह दिया, न कहो तो डरो कि पूछेंगे चुप क्यों हो। सुनो तो डरो कि अपना कान क्यों दिया, न सुनो तो डरो कि सुनना लाजिम तो नहीं था। देखो तो डरो कि एक दिन तुम पर भी ये न हो, न देखो तो डरो कि गवाही में बयान क्या दोगे। सोचो तो डरो कि वो तुम्हारे चेहरे पर झलक ना आया हो, न सोचो तो डरो कि सोचने को कुछ और न दे दें। पढ़ो तो डरो कि पीछे से झांकने वाला कौन है, न पढ़ो तो डरो कि तलाशेंगे क्या पढ़ते हैं।
लिखो तो डरो कि इसके कई मतलब निकल सकते हैं, न लिखो तो डरो कि नई इबारत सिखलाई जाएगी। डरो तो डरो कि कहेंगे डर किस बात का है। ध्यान से सुनिएगा, डरो तो डरो कि कहेंगे डर किस बात का है, न डरो तो डरो कि हुक्म होगा कि डर। अब लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल कविताएं अपने समय में कीलित होती हैं, अपने समय में सिमट कर वो कालातीत शाश्वत सनातन चिरंतन नहीं हो पाती, मर जाती हैं ससुरी राजनीतिक कविताएं। कोई है माई का लाल जो इस कविता को कह दे कि ये मर गई है? ये कविता जब भी दुनिया में एकाधिकारवादी शक्तियां मनुष्य पर, शिक्षित जनता पर, जिसकी चित्तवृत्ति की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में की है। देखिए साहित्य कैसे तय होता है, शिक्षित जनता की चित्तवृत्ति से। जो निकष, जो मेयार आचार्य शुक्ल ने प्रस्तावित किया है, खोजा थोड़ा ही है। शिक्षित जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के लिहाज से साहित्य में परिवर्तन होता है, ये बात उन्होंने कह दी है बस। तो शिक्षित जनता को जब भी डिक्टेट करने की, दरअसल मनुष्य मात्र को जब भी हाँकने की कोशिश की जाएगी, एक गडेरिया होगा और बहुत सारी भेड़ें होंगी, तो हम इंसान हैं साहब, भेड़ नहीं हैं। ये कविता हमेशा हमको ये याद दिलाती रहेगी। सन 76 की कविता है, 86, 96, 2006, 16, 26, 50 साल पुरानी। इस कविता का स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, 50 साल की होने वाली है। क्या अच्छा समय है कि हम इसको याद कर रहे हैं, इसके लिखे जाने के 50वें वर्ष में। और मैं एक जनमत संग्रह करवा लेना चाहता हूँ कि किस किस को लगता है कि ये कविता इर्रिलेवेंट हो चुकी है। सवाल, अगर प्रासंगिकता कोई निकष है तो ये कविता पहले स्थान पे है। और हम लोगों ने जैसे जैसे समाज हमारा निर्मित हुआ, फैला, बड़ा हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने एक प्रजातांत्रिक अवकाश क्रिएट किया कि कोई भी कविता लिख सकता है, जिसको मैं तनिक बुरे अर्थ में इस भाषण के शुरू में कह रहा था। और मैं पाला बदल लूँ तो आप लोग चकित मत होइएगा। पाला बदलने का ग्वालियर से आजकल बहुत संबंध है। तो मैं वैसा नहीं, लेकिन बुद्धि की दुनिया में थोड़ा इधर उधर करूँगा। तो ग्वालियर के प्रति पूरे आदर भाव के साथ कि वो मैं यही कह रहा था कि पॉलिटिकल आर्ट को बरतने का जो शऊर है वो देखना होगा कि कैसा है। और पॉलिटिकल आर्ट को कमतर मानने की एक वृत्ति जो पैदा हुई है, आई हेट पॉलिटिक्स की, इससे बाहर हम तो बाहर हैं। हम तो राजनीति से कुछ भी अछूता नहीं मानते। द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस की तर्ज पर कहा जाए तो पॉलिटिक्स इज़ टू मच विथ अस। हमारी सांस भी राजनैतिक है। लेकिन पॉलिटिकल आर्ट को आर्ट मानना, इसका विवेक ज़रूरी है। नहीं तो आप जान लीजिए कि विष्णु खरे जैसा कवि कभी किसी बड़े आकलन में हमसे छूट जाएगा, क्योंकि हम राजनीति को एक तरफ करके कुछ अलग तरह की कविता प्रस्तावित करेंगे। तो एक ऐसी भी कविता सन 76 में लिखी गई होगी जिसको पढ़ के आप पता ही नहीं लगा सकते कि वो रीति काल में लिखी जा रही है कि भक्ति काल में। पता ही नहीं लगेगा आपको कि ये किस युग की कविता है, शेरशाह सूरी था कि इंदिरा गांधी थी, अंदाज ही नहीं लगेगा। पता लगना चाहिए ना, आपका समय आपके भीतर बजना चाहिए। एक पैमाना ये भी है कविता के अनेक पैमानों में से। एक बार हम लोग रांची में इकट्ठा हुए थे, समकालीन हिंदी कवियों का काव्य पाठ था। रांची दूरदर्शन के तब शायद 50 वर्ष पूरे हुए थे और बहुत से कवि इकट्ठा थे। तो विष्णु खरे इतने बीहड़ आदमी थे, इतने डरावने, कि मैं रांची वाला प्रसंग सुनाने के पहले दिल्ली वाली एक बात आपको बताऊं। मैं नया दिल्ली एक साहित्यिक आयोजन में शिरकत करने गया था। मुझे देवी शंकर अवस्थी सम्मान समारोह में आलोचना की मुश्किल
इस विषय पर एक व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। 3 लोग बोलने वाले थे, 15 मिनट का समय था और मैं खूब नया नया कपड़ा खरीद के सूटकेस में रख के अपनी अम्मा को छोड़ के बनारस में, ये बहुत बड़ा पराक्रम था मेरे लिए। दिल्ली पहुंचा था तो मंगलेश जी मुझे जानते थे। सहारा समय नाम का एक अखबार निकलता था उन दिनों, तो उन्होंने, अच्छा हम लोग जैसी जगहों पर रहते थे, जैसे लोगों की सोहबत में रहते थे, वहाँ विष्णु खरे के किस्से सुनाने वाले लोग थे। अरे विष्णु खरे ने उनको डांट दिया। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक लेख में, पवन जी यहाँ बैठे हुए हैं पृष्ठभूमि में, सब कुछ सुन रहे हैं, एक लेख में उन्होंने मंगलेश जी को ही बृहन्नला कह दिया था किसी प्रसंग में, बहुत अपमानजनक ढंग से। और वो ये सब करते रहते थे, आग लगाने का काम। मतलब एक हनुमान इंस्टिंक्ट थी विष्णु खरे में कि अगर उनकी पूंछ में आपने आग लगाई तो वो लंका ज़रूर जलाएंगे, और अगर आप उनसे वो मांगेंगे एक संजीवनी बूटी तो वो द्रोणागिरी और पूरा उत्तर से जितने पर्वत होंगे सब उठा के ले आएंगे आपके लिए। तो एक ऐसा हाथी, जो मैनेजर पांडे ने उनके बारे में कहा है, जो गुस्से में अपनी ही सेना को रौंद दे, वो ऐसे व्यक्ति थे। अब वो नहीं है, क्या मुझे डर लगता है कि सुन न लें कहीं उसके बाद वो क्या करेंगे। जैसे ये ऑब्सेस्ड व्यक्ति जैसे होता है ना, तो कुछ शब्द उनकी ज़बान पे रहते थे। जैसे एक बार हम लोगों के बहुत अत्यंत सम्मानित मित्र हैं, बहुत एक्टिव हैं इन दिनों, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको केचुआ लिखा उन्होंने कि वो केचुए हैं जैसे हैं। अब केचुए की उपयोगिता उस समय उनके दिमाग से गायब हो गई क्रोध में। मतलब अच्छा एक बात और है, तुलसी माथा तब नवे जब धनुष बाण होए हाथ। हम लोगों को वो जमते बहुत थे क्रोध में, लेकिन वो कहाँ क्या कर देंगे इसका ठिकाना नहीं है। उस दिन भी उनका भाषण था, जिस दिन मैं दिल्ली नया कपड़ा वपड़ा पहन के पहुंचा, तो मंगलेश जी ने एक बार कहा कि व्योमेश ये विष्णु खरे हैं। तो मैंने देख लिया, मैंने कहा अच्छा, मैं तो पहचानता ही था चित्रों आदि से उनको, तो मैं उनके बगल में ही खड़ा था, फ़ोटो खिंचवाने की गरज से नहीं। ये 2005 की बात है, तब ये शुरू नहीं हुआ था फैन मोमेंट। तो खड़ा था, अब वो मेरी ओर तवज्जो ही नहीं दे रहे थे, चाय वगैरह पी रहे थे। साहित्य अकादमी में 3री मंजिल पे बुक शॉप के बगल में जो सभा कक्ष है, उसी के बाहर की बात है। फिर मंगलेश जी ने उनसे कहा, विष्णु जी ये व्योमेश है, बनारस से आया है। कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने, जबकि वो और कुछ भी नहीं कर रहे थे। फिर ये कहा गया, 2 मिनट बाद विष्णु जी से मंगलेश जी ने पुनः कहा, विष्णु जी ये व्योमेश है, बनारस से आया है। विष्णु जी बोले, आप बताइए क्या बोले होंगे। उन्होंने कहा, और कितनी बार परिचय कराओगे मंगलेश। ये थे विष्णु खरे, इतने सख्त, कोई रियायत नहीं थी। अपने साथ कोई रियायत नहीं बरती उन्होंने, अपने लोगों के साथ कोई रियायत नहीं बरती। अपने इमोशंस पर उतने धूल डालकर, उतने सघन इमोशन, उतने स्फटिक जैसे मैंने किसी कवि की कविता में नहीं देखे। यहां अपने को तुर्रम खां समझने वाले 2 कवि तो मौजूद हैं ही, आप लोग समझ लीजिएगा मैं किन की बात कर रहा हूं। एक मैं हूं उनमें से। ये जो अपने इमोशन पर धूल डालकर कविता लिखने की बात थी कि आप दुख की बात कहते हुए रो नहीं सकते। कवि को ये छूट नहीं है कि अपना दुख वो रो रो करके आंसुओं से भीगा हुआ एक कागज प्रस्तुत करे अपने पाठक के सामने। ये नहीं चलता कविता में। इतने बीहड़ थे कि उसी आयोजन में, कविता पाठ वाले रांची वाले में, उनको सर्दी जुकाम और गले में खराश की शिकायत थी। और तब तक 2005 से 15 आ चुका था, गंगा जी में बहुत सा पानी बह गया था। मैंने अब वो बार बार उनके गले में जैसे बलगम आवाज़ कर रहा था, नहीं होता बुजुर्ग लोगों को हमने सुना है, जैसे ऐसे कर लें तो गला साफ हो जाएगा, ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं। वो कफ कहीं यहीं पे दस्तक देता रहता है। कफ नहीं होता, वो मृत्यु दस्तक देती है। तो
मैंने उनसे कहा, पानी वानी सब उपलब्ध था, कई लोग ब्लैक कॉफ़ी पी रहे थे, मैंने उनसे गर्म पानी पी लेने की पेशकश की। वो मेरा डर समझ गए। मैंने सोचा कि माइक पर ही अच्छा नहीं लगेगा। एक तो उनकी आवाज़ भी थोड़ी खरखरी आवाज़ थी, थोड़ा उसमें खराश थी। मन करता था उनको कोई एक विक्स दे दे, हॉल्स दे दे खाने को, ऐसी आवाज़ थी। लेकिन जैसे बालू कागज़ चला हुआ हो आवाज़ के ऊपर। लेकिन वो उस दिन एक बलगम भी सुनाई दे रहा था उसमें। तो मैंने उनसे कहा कि सर पानी पी लीजिए तो ये गले में जो दिक्कत है ये ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा मुझसे, जो कहा मैं वो सुना रहा हूँ आपको। मैं अपने गले से ट्रिक कर लेता हूँ, ट्रिक। कहाँ से आवाज़ को निकालना है कि उसमें बलगम की आवाज़ न सुनाई पड़े, मेरी ट्रेनिंग है इसमें। तुम देखना माइक पे नहीं सुनाई पड़ेगी। किसको कह रहे थे ये? कितने बड़े खिलाड़ी थे वो? क्यों ऐसा क्यों कह रहे थे? उनको मुंबई में स्ट्रोक आया, हम सब लोग, हिंदी साहित्य संसार बहुत दुखी हुआ। वो उबर आए, उससे सरवाइव कर गए। मुझे बाद में पता लगा, मैं ऐसे ही नाटक वगैरह की यात्राओं में घूम रहा था इधर उधर। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। कहा अरे क्या बात करते हो? अगर जिस दिन मुझे स्ट्रोक आया इतनी ख़राब थी कि अभी तक वो अगर हो गया होता जो चाहते हैं लोग, तो अभी तक तुम कम से कम 3 श्रद्धांजलि लेख लिख चुके होते। तो ऐसे ही व्यक्ति थे वो। विष्णु खरे खुशखत थे, उनकी हस्तलिपि बहुत सुंदर थी। हम लोग इसकी तारीफ आपस में करते थे। एक बार मैंने उनसे खुद तारीफ की। जैसे ही तारीफ की, उनको अपने पिता की याद आ गई। उनके पिता सुंदरलाल जी भी बड़े खुशखत थे और वो बोले कि मेरी हस्तलिपि जो है, जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ वैसे वैसे अधिकाधिक मेरे पिता की तरह होती जा रही है। और जब भी मैं बैठ के लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि देखो आ गए सुंदरलाल जी, लिखने लगे। एकदम उसी रवायत में। एक कविता है विष्णु खरे की, देर से आने वाले लोग, जो देर से आते हैं, और यहाँ उसको सुनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सब समय से आने वाले लोग। इस कविता का रिश्ता कॉलेज के समय की ज़िंदगी से है। 50 के दशक की बात है। विष्णु खरे कॉलेज में पढ़ने छिंदवाड़ा से खंडवा गए थे। उनके पिता का, उनका और उनके भाइयों का जन्म छिंदवाड़ा में हुआ। उनकी माँ और 2 बुआओं का निधन भी वहीं हुआ। उनके परिवार की जड़ें छिंदवाड़ा में हैं। लेकिन ये बात हम लोग खंडवा की कर रहे हैं, जहाँ एक मारवाड़ी भोजनालय था। उसके ज़्यादातर ग्राहक मासिक थे, जो महीने भर दोनों वक्त खाना खाने के बाद एक साथ पैसा देते थे, शायद 30 रुपये महीने। और कितना खाना खाना है इसकी कोई बंदिश नहीं थी, आप मनमाना खा सकते थे। जो मासिक ग्राहक नहीं थे उन्हें एक वक्त की थाली 14 आने की पड़ती थी। ये सब मैंने पूछ पूछ के इकट्ठा किया था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये सब कभी लिखना होगा मुझे, बिल्कुल स्वप्न में भी नहीं। बस उस कविता से जो एक अगाध, उस कविता का मैं रंगरूट था, उस कविता का कार्यकर्ता, उस कविता का पोलिंग एजेंट, उस कविता का शार्प शूटर, और इस जिंदगी भर रहूँगा। तो बस उसके चक्कर में मैं उस कविता की मोहब्बत में, उस कविता का आशिक तो था ही। ये आशिकों के ही नाम है, शार्प शूटर, पोलिंग एजेंट। तो जिनकी बहुत उधारी हो जाती थी वो देर से खाना खाने आते थे, और जो समय से पैसा देते थे महीने का, वो समय से खाना खाने आते थे। तो वही देर से आने वाले लोग वही हैं। विष्णु खरे देर से आने वाले व्यक्ति थे। उसी बात को इन्होंने लिखा है, देर से आने वाले लोग। मैं सुनाता हूँ कविता। जो बातें हैं वो तब
ज़्यादा फलेंगी जब कविता आप सुन चुकेंगे। देर से आने वाले लोग, ढाबे में देर से आने वाले लोग कोने में मोरी के पास राख से जूठी थाली कटोरियां मांजते हुए बर्तन वाले के हाथ की मंद और काम खत्म होने की राहत वाली लय पर सिर नीचा किए सीढ़ियां चढ़ते हैं। एक तरफ बर्तन मज रहा है फाइनली, और वैसे ही प्रत्याशित आह बगैर बैठ जाते हैं। उनका जी तो आधा है ना, पैसा बाकी है। रात 10:30 बजे सारी गाड़ियां आ जा चुकी होती हैं। इस कविता में सीन कैसे कैसे हैं आप देखिएगा, पूरा आपको भारत दिखाई देगा। और चारों रसोइये चौक से बाहर पाटों पर अधलेटे हुए या तो शरीर के विभिन्न जोड़ खुजाते हैं, या कानों के पीछे अटकाई हुई बीड़ियां या तकियों के नीचे दबी सचित्र पुस्तकें निकालते हैं। ढाबे में देर से आए हुए लोग जितनी कुर्सी टेबलें अभी लगी हुई बची हैं उन पर बैठे इंतजार करते हैं, और कोई एक परोसगार भुनभुनाता हुआ उठता है और 2 घंटे पहले से लगी हुई थालियां उनके सामने सायास रखता है। वे आंखें उठाकर न परोसगार को देखते हैं न थाली में, बस हाँफती हुई उंगलियां कौर तोड़ती और बनाती मुंह तक ले जाती हैं। उन्होंने कई बार आलूओं से माचिस की तीलियों को और थालियों के किनारे चिपकी हुई सूखी दाल सरीखी किसी चीज को निकाला है। बर्तन वाले को वहीं पेशाब के लिए झुकते और बड़े रसोइये को उस नए नेपाली लड़के को गोद में बैठाकर प्यार करने की कोशिश करते हुए देखा है। किन्होंने? देर से आने वालों ने। किंतु ये सभी जानते हैं कि ढाबे में देर से आने वाले ये लोग कुछ नहीं कहते। ढाबे में देर से आने वाले ये लोग परिचय बिना एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए एक मौन संधि में भोजन करते हैं। यदि भूल से आंखें मिल भी जाती हैं तो न उनमें पहचान की चमक हिलती है और न अभिवादन के लिए हाथ या सिर। खा चुकने के बाद जब वे नल पर पहुंचते हैं तो उनके बीच आज के खाने, दुनिया, तकदीर, घर वगैरह पर वह चर्चा नहीं होती जो वक्त से आने वालों में कुल्ले, खखार और डकार के दरमियान खड़े खड़े होती है। क्या डिटेल है, देखिए कितनी डिटेल है। वो कहा जाता है ना कि कविता का देवता जो है वो ब्योरों में बसता है। कितनी डिटेलिंग है। क्या कोई माई का लाल स्पीलबर्ग इसको दिखा सकता है क्या? एक सीन में इतनी सारी चीजें। ये लोग कौन हैं ये बताना मुश्किल है। शायद सेठ को ही धुंधली तौर पर कुछ अंदाज है, लेकिन वो इतना पक्का जानता है कि इन्हीं की वजह से उसे महीने भर दोनों वक्त ढाबे के बंद होने तक बैठना पड़ता है। जो जाते जाते उससे धीमे इज्जतदार स्वर में बात करते हैं, भैया कल दे देंगे, मतलब इस महीने अभी तक तनख्वाह नहीं मिली टाइप। और वो सामने फकीर चंद डॉक्टर की डिस्पेंसरी तक पहुंचने वाली आजिज आवाज में इनसे पेश आता है। क्या भाई कब करेंगे? बहुत दिन से आपका 3 महीना कह रहे थे, अब 6 महीने हो गए। ये इस आवाज में। ढाबे में देर से आने वाले लोग जब उतरते हैं तो बावजूद इसके कि वे अपनी ऊंचाई के कुछ इंच ऊपर ही छोड़ आते हैं, सिर झुकाए नीचे आते हैं। उनके ऊपरी होंठ पर पसीने की हल्की लकीर होती है और ठंड में भी और नीचे अगर सड़क सुनसान हो तो भी वे आसपास नहीं देखते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जीने से लगकर बैठा हुआ पान वाला उनकी ओर जानबूझकर देख रहा होगा, और उनकी गंध अगर लग गई तो ऊँघते हुए कुत्ते जाग कर देर तक भूखते रहेंगे। इस सारी करुणा के बीच में मुझे समझ में नहीं आया था
कि ये कुत्ते क्यों भूखते रहेंगे। इस बात का क्या संबंध है कि ऊँघते हुए कुत्ते जो सड़कों पर सो रहे हैं आधी रात में, वो देख के भूखने क्यों लगेंगे, और इन्हीं को, जबकि कोई भी बात इस कविता में निम्न मध्यवर्गीय करुणा के बाहर की नहीं है। विष्णु जी ने मुझे बताया, इसका उत्तर दिया। उन्होंने अंग्रेजी में इसका उत्तर दिया। ए डॉग नोज वेरी वेल हु इज द लूजर। आप देखिए मैले कपड़े पहने हुए लोगों को, कूड़ा बीनने वाले जो प्लास्टिक के बड़े बड़े बोरों में प्लास्टिक की खाली बोतलें और बीनने वालों को कुत्ते सबसे ज़्यादा भूखते हैं। उनके वो जानलेवा दुश्मन होते हैं। वो बोले कि जीवन के संग्राम में पराजित व्यक्ति को कुत्ता सबसे पहले पहचान लेता है, इसलिए कुत्ता आया है कविता में। इतनी गहन तैयारी के साथ विष्णु खरे कविता की इमारत तामीर करते थे। कुछ और, मेरा समय अभी तो वैसे पूरा समय नहीं हुआ है, आज के व्याख्यान का समय हो जाए तो। हाँ, विष्णु खरे को डरावने सपने आते थे। उन सपनों में से एक ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया। वो देखते थे कि सपने में उनके हाथों से कोई कत्ल हो गया है। उनको सपना आता था कि उन्होंने कोई मर्डर कर दिया है, जो उनके क्रोधी स्वभाव के बहुत अनुरूप था। उन्होंने इस तरह की पंक्तियाँ लिखी हैं। महान कथक नर्तक और गुरु बिंदादीन महाराज की वंश परंपरा के अमर प्रयोक्ता पंडित बिरजू महाराज जी का नृत्य उन्होंने देखा लखनऊ में। तो विष्णु खरे जी को कथक नाम का डांस फॉर्म जो है वो पसंद नहीं था। ये हो सकता है, और मैं उनसे बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ इस बात से। मैं एकदम असहमत था उनके सामने भी और आज भी। कथक को वो कहते थे कि ये मुस्लिम शासकों के सम्मुख हिंदू स्त्रियों की सेक्सुअलिटी की अभिव्यक्ति का वितान है, इसलिए मैं इसको पसंद नहीं कर पाऊंगा। अब ये एक अजीबोगरीब व्याख्या थी विष्णु खरे स्टाइल की, जिससे आप चाहें तो राज़ी हों, चाहे तो असहमत होने का अधिकार नहीं था, नहीं तो आप केंचुए बन जाएंगे। तो हम लोग कहते थे कि सर ये नहीं सही है, और फलां का बहुत अच्छा है नृत्य। तो कहते क्या बात करते हो। बिरजू महाराज जी का नृत्य देखा उन्होंने, उनको पुरुष द्वारा कथक नृत्य किया जाना अच्छा नहीं लगा। बदले में क्या लिखा उन्होंने नवभारत टाइम्स लखनऊ में, एक वाक्य मुझे याद है उसका, कि भला हुआ मेरे पास रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं है। ये थे वो। तो ये ऐसा सपना उसी व्यक्ति को आ सकता है जो इतना क्रोधित हो जाए। इस तनाव को उन्होंने लंबे समय तक बर्दाश्त किया। विष्णु खरे अपने निजी अनुभव को, ऐसे किसी अनुभव को फैंटेसी की ऊंचाइयों तक ले जाते थे। आपने देखा है उस कविता में, वो फैंटेसी ही तो है जो देर से आने वाले लोग में है। और वो ये मानने वाले व्यक्ति थे कि कविता उपचार का काम करती है, कविता एक तरह की थेरेपी है। तो वो एक ऐसी कविता लिख लेना चाहते थे कि वो इस वाले डरावने सपने से मुक्त हो जाए। इस डरावने सपने से मुक्त होने की कविता लिखने की कोशिश उन्होंने की है, क्योंकि ये देखिए न्याय की बात है। ये अनुभव में एक न्याय सम्मत संशोधन की बात है कि मैंने जो गुनाह किया नहीं है, मैं उसके लिए डरूं क्यों। मैंने हत्या नहीं की है, तो कोई हक नहीं है सपने का कि वो मुझे आए कि मैं हत्यारा हूं। ये जो मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक कवि का आत्मसंघर्ष था, वो उन्होंने किया। लेकिन सवाल यही है, जिस मुहावरे में हम लोग सोचते हैं कविता के बारे में, तो हमारे मन में जो सवाल आता है बिल्कुल इस रूप में नहीं आया होगा जैसे मैं कहने जा रहा हूं। लेकिन होता तो है कि क्या कविता वो चीज़ है कि एक बार लिखी जा करके
हमको किसी डरावने सपने से उबार लेगी। ऐसी कविता क्या लिखी जा सकती है? काश ऐसी कविता हम लिख पाते और अपने सभी बुरे स्वप्नों से, जो चाहे हम नींद में देखें या जागती आंखों से देखें, उससे उबर जाएं। विष्णु खरे ने वो कोशिश की है। उनके परिवार को कुत्तों से बहुत लगाव था। विष्णु खरे खुद बहुत बड़े डॉग लवर थे। उनकी देखा देखी मैं भी, मतलब मेरे यहाँ भी थी एक परंपरा, लेकिन मैं भी हो गया वैसा ही, और मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ है। मतलब ये इंतहाइयत एक शब्द है, शमशेर के यहाँ आता है। इंतहा है घर में श्वान प्रेम की। मतलब मेरा जो दोस्त है श्वान, उसका नाम है रिबॉक शुक्ल, और उसकी जो सखी है जीवन संगिनी, उसका नाम है प्यूमा कुमारी शुक्ली। तो रिबॉक और प्यूमा दोनों हम लोगों के बहुत मित्र हैं। तो रिबॉक जो है मेरे साथ मेरे बिस्तर पे सोते हैं। लेब्राडोर हैं गोत्र से, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। फ़िलहाल हॉस्टल गए हुए हैं क्योंकि घर में कोई है नहीं, हम सब लोग बाहर हैं ग्वालियर में। तो ये प्रसंग मैं उन्हीं की स्मृति में सुना रहा हूँ। तो विष्णु जी के यहाँ जो कुत्ता था, एक ऐसा कुत्ता था उनके पास जो 2 मंजिला एक इमारत में ग्राउंड फ्लोर पे विष्णु जी का घर रहता इनके यहाँ था, लेकिन पॉटी वो छत पे जाके कर देता था। तो उससे जो फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले थे वो बहुत नाराज़ होते थे कि अब फेंकवाइए, आपके कुत्ते ने ये गंदा कर दिया डॉगी ने। तो उस चक्कर में उस कुत्ते को छोड़ना पड़ा उनको, और उसको टिक्स वगैरह कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती थी कि घर में बच्चे छोटे थे। बच्चे जब छोटे होते हैं तब भी कुत्ता रखना, कुत्ता पाले आदमी की बच्चा पाले, ऐसी सूरत में उनको एक बार कुत्ता छोड़ आना पड़ा। तो वो जो कुत्ता तीर की तरह भागा था, उनको छोड़, जहाँ जिस गली में वो छोड़ के आए थे, ये भी एक पश्चाताप उनके भीतर, एक अपराध बोध बहुत दिनों तक रहा। बाद में उन्होंने लेब्राडोर पाला, 10 साल तक वो रहा उनके यहाँ। विष्णु खरे की जब मृत्यु हुई तब भी था वो कुत्ता, बिंगो उसका नाम था। और लेब्राडोर के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ उन्होंने मुझे दे दी। उनकी एक प्रिया थी, प्रेमिका, उनके यहाँ भी कुत्ता था, और वो बहुत बड़ा बंगलो था उनका दिल्ली में। तो जब भी उनके यहाँ वो जाते थे तो कुत्ता जो है इतना भक्त हो गया था विष्णु जी का कि उस पूरे बंगलो के 25 चक्कर मारता था हमारे प्रसन्नता के। और विष्णु जी कहते थे मुझसे कि वो लगभग मर जाता था मुझे देख के, इतना खुश होता था। विष्णु जी तो ऐसे ही अतिरेकों में बात करते थे ना। तो विष्णु खरे जो है, अगर ऐसा होता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कविता जो डरावने सपने के विरुद्ध लिखी गई है, डरावने सपने के उपचार के निमित्त लिखी गई है, डरावने सपने न आए इसलिए लिखी गई है, अगर कविता ऐसे लिखी जा सकती, अगर कविता किसी बुरे अनुभव के सापेक्ष हमें स्वस्थ बना सकती, तो हम ज़रूर भूखे होते तो रोटी की कविता लिखते और भूख हमारी पूरी हो जाती। हम घायल होते तो दवाई की कविता लिखती, हमारा इलाज हो जाता। और यूँ हम एक समीकरण बना सकते अपने डर, अपनी पराजयों, अपनी पीड़ा और अपनी रचनात्मकता के साथ। ऐसा होता नहीं, और जो असंभव होता है विष्णु खरे उसी को करने की कोशिश करते हुए असफल हो जाने का नाम है। विष्णु खरे असफलता का शीर्षक हैं। विष्णु खरे क्राफ्ट ऑफ फेलियर है। विष्णु खरे हिंदी कविता के माथे पर जो राख लगी हुई है मुक्तिबोध नाम की, वही राख है। मैं वो कविता आपको सुनाता हूँ। इकबाल माने हम लोग जानते हैं, ये इकबाल किसी का नाम नहीं है, इकबालिया बयान है। एक नहीं कई हत्याएं की हैं मैंने, खुद अपने हाथों से मारा है। ले जाए जाते हुए आदमियों, औरतों और बच्चों ने मुझे सरकार, भाई साहब और कभी मेरा नाम लेकर भी पुकारा है उन्हें बचाने के लिए, जब ये मार रहे थे। कितनी बार जब मैंने उनके खिलाफ गवाही नहीं दी, शिनाख्त नहीं की या दस्तखत नहीं दिए,
या चुप रहा और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया है, जैसे कोई मुंह पर कपड़ा लपेटकर मुझे घोंटने की कोशिश कर रहा हो। इस सपने से सांस के लिए हिचकियां लेता हुआ मैं बिस्तर से छटपटाकर छत पर आया हूं। इतना सच लगता है ये कि मुझे यकीन हो चुका है कि मैंने अगर ये हत्याएं नहीं की हैं और दूसरी कई में हिस्सेदार नहीं रहा हूं, तो कम से कम एक कत्ल बेशक मुझसे कहीं ना कहीं हुआ है। और वह ऐसा था, वो कत्ल, और वह ऐसा था कि उसकी चीख से उसे याद रख सकने वाला मेरे दिमाग का हिस्सा बहरा जरूर हो गया, लेकिन दूसरे हिस्सों में उसकी गूंज कौंधती रहती है। हर बार यही सपना देखता हूं और हर देखने के बाद ये जानने से दूर होता जाता हूं कि मैंने किसी की जान ली है, क्योंकि हर अगले सपने में मेरी की हुई जैसी लगने वाली हत्याएं बढ़ती जाती हैं। और ये जानते हुए भी कि अकेले मैंने इतनों को नहीं मारा होगा, ये दिन ब दिन साफ होता जाता है कि मेरे हाथ से वो एक खून जरूर हुआ है। हर दूसरी रात बिस्तर से बदहवास उठने, मुंह पर ढका कपड़ा अकबका कर खींच फेंकने की बजाय अब मैं आत्मसमर्पण करता हूं। जिनके बीच, जिनके सामने कबूल करता हूं, वे भी हत्यारे हों या न हों, लेकिन कहता हूं कि हां, मुझसे हत्या हुई है। खानापुरी के लिए तुम चाहो तो सूखा खून, हथियार और मेरी उंगलियों के निशान खोज निकालो, वरना मुझे जिम्मेदार ठहराने के लिए सबूत जुटाने की जरूरत नहीं है। बस सजा दो और रोज रोज की सांसत से रिहा करो। उस बुरे सपने का हिस्सा बन जाने दो मुझे, जिसे मेरे बाद मुझ जैसे कोई दूसरे देखें। यही थे विष्णु खरे, उनके दुह स्वप्नों का, जो जैसा भारत उन्होंने चाहा था अंततः वैसा उन्हें नहीं मिला। उनके अधूरे स्वप्नों का उत्तराधिकार, खंडित उत्तराधिकार हमारे पास है आज की हिंदी कविता के। और कविता मात्र को कैसे परसीव किया जाता है एक घंटे के किसी संवाद में, ये बहुत स्पष्ट तो नहीं हो सकता, एक अधूरी कोशिश है ये भी। लेकिन हम ये ज़रूर जान सकते हैं कि बहुत तमीज़ की, बहुत शऊर की और अपने पूरे मेटाबॉलिज्म से, अपनी पूरी प्राणवत्ता के साथ पलकों पर उठा लेने की चीज़ का नाम है कविता। और हिंदी कविता बहुत आगे की चीज़ है, बहुत सी शहादतें हैं इसके हिसाब में। विष्णु खरे उन शहीदों में से एक हैं जिन्होंने आज की कविता का निर्माण किया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।